मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन कैसे मॉडर्न फिजिक्स का बेसिक है। इसके बेस पर हम लोग कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। इसके बेस पर कैसे हम लोग नील्स बोर के सेकंड पोस्टुलेट दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करते हैं। ये सारे इस चैप्टर में रहेगी। बच्चों, मैटर का मतलब हम लोग जानते ही हैं, मास जो जगह को कैप्चर करता है, और रेडिएशन मतलब वह एनर्जी जो किसी हॉट ऑब्जेक्ट से निकलता है। ठीक है, इसमें हम लोग सीखेंगे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग ये सीखेंगे कि मैटर मैटर तो है ही, वो कभी-कभी वेव की तरह भी बिहेव करता है। जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो एनर्जी लॉस क्यों नहीं करता है? तो हम लोग बोलते हैं नील्स बोर्स के मुताबिक उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड क्यों होता है? इसलिए क्वांटाइज्ड होता है कि जिस ऑर्बिट में वो चल रहा होता है, उसका वेवलेंथ इस हिसाब से फिटेड होता है कि वो स्टैंडिंग वेव जनरेट कर लेता है, और स्टैंडिंग वेव जनरेट करने के वजह से उसका एनर्जी लॉस नहीं होती है। और इसीलिए नील्स बोर बोलते हैं कि जब तक किसी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चलते रहेगा, तब तक उसका एनर्जी लॉस नहीं होगा, और एनर्जी जब लॉस नहीं होगा, तो वहाँ से कोई एनर्जी बाहर नहीं निकलेगा, मतलब रेडिएशन नहीं निकलेगा, दैट इज़ एनर्जी नहीं निकलेगा। दूसरी बात आती है भई रेडिएशन के ऊपर। तो रेडिएशन मतलब एनर्जी, वेव, ये एनर्जी तो है ही, लेकिन ये कभी-कभी पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। वेव की तरह बिहेव ना करके कभी-कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग ये देखते हैं कि जब मेटल प्लेट के ऊपर लाइट आता है, तो दिखता तो ये है कि लाइट कंटीन्यूअस आ रहा है। मैंने हाथ रखा है, लग रहा है कि लाइट हर जगह आ रहा है। अगर लाइट हर जगह आ रहा है, वेव है, तो हर जगह से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, लेकिन हर जगह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया जाता है। इलेक्ट्रॉन जहां-तहां से निकलता है, जब तब निकलता है। ये वेव का कैरेक्टर नहीं है। ये वेव का कैरेक्टर नहीं है। अगर वेव होता, तो मेटल के ऊपर जब लाइट गिरता तो हर जगह से इलेक्ट्रॉन निकलना था, हर जगह से नहीं निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस इवेंट में लाइट जो है पार्टिकल की तरफ काम कर रहा है। जिस जगह पर लाइट गिरता है, उस जगह से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और जहां नहीं गिरता वहां से नहीं निकलता है। ये सारी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर सीखेंगे इसमें। दूसरा जो हमारा यहाँ पर बेसिक होगा वो कि भई किसी भी मेटल हो, कोई भी मैटर हो, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कम से कम उतना एनर्जी जब मिलेगा, तो वहाँ का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। इसकी डेफिनिशन हम लोग दे सकते हैं। इट इज द minimum it is the minimum amount of energy required. It is the minimum amount of energy required to emit one electron from its surface. It is denoted by ओमेगा। इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, और कभी-कभी फाई से भी डिनोट करते हैं। वो तो रिप्रेजेंटेशन का अपना-अपना तरीका है। तो किसी भी मेटल के अंदर से
एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का नाम होता है वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। ये अलग-अलग मेटल के लिए इसका वैल्यू अलग-अलग होगा। इसका वैल्यू डिपेंड करता है उस मेटल का नेचर के ऊपर। हम लोग ये जानते हैं कि हर मेटल के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हम लोग जानते हैं कि उसमें थर्मल एनर्जी होती है, टेम्परेचर के वजह से उसमें एनर्जी होती है, और इसलिए वो हमेशा मेटल के अंदर में 24/7 यहाँ से वहाँ मूव करते रहते हैं। तब तो इसका मतलब वो जो सरफेस पर जाते होंगे तो सरफेस पर जाके जंप लगाते होंगे, निकलने की कोशिश करते होंगे। जैसे ये निकलने का प्रयास करते हैं सरफेस पर, हमें पता है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और जैसे वहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, सरफेस पर डेवलप होता है हल्का-सा पॉजिटिव चार्ज, जो इसको फिर खींच कर उस पर गिरा देता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज और इस निकलने वाला इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स हुआ, उसने उसको मजबूर कर दिया गिरने में। इमेजिन कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन के पास इतना थर्मल एनर्जी होता, इतना सफिशिएंट थर्मल एनर्जी होता कि ये खींचते रहता फिर भी ये भाग जाता, निकल के इतना दूर चला जाता कि ये अट्रैक्टिव फोर्स टूट जाता, तब तो बाहर निकल जाता। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी नहीं होती है कि वो अपने आप वहां से निकल सके। तब हम लोग ये कहते हैं कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कुछ एनर्जी सप्लाई कर दिया जाए, इतना एनर्जी सप्लाई कर दिया जाए, इतना एनर्जी सप्लाई कर दिया जाए कि जब वो सरफेस से जंप मारा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, वो भले खींचते रह जाए, ये अट्रैक्टिव फोर्स टूट कर ये बाहर निकल जाए, तो जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देने से एक इलेक्ट्रॉन इस सरफेस वाली अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ के बाहर निकल गया, उस एनर्जी का नाम है वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। ये अलग-अलग मेटल के लिए इसका वैल्यू अलग-अलग होता है। ये नेचर पर डिपेंड करता है, एक बात हम लोग कह सकते हैं, राइट। दूसरी बात जो आती है सवाल ये है कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन कौन-सा एनर्जी से निकलेगा? तो हीट एनर्जी से भी निकल सकता है और लाइट एनर्जी से भी निकल सकता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एनर्जी के रेडिएशन वाले पिक्चर को लाइट में लाते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से मैक्स प्लैंक ने जो फार्मूला दिया कि हॉट बॉडी से जो एनर्जी निकलता है वो कंटीन्यूअस वेव के रूप में नहीं निकलता है, बल्कि छोटे-छोटे बंडल्स के रूप में निकलता है। डिस्क्रीट एनर्जी के फॉर्म में निकलता है, जिसको हम लोग पॉकेट ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। अब इस निकलने वाला डिस्क्रीट पॉकेट ऑफ एनर्जी को मैक्स प्लैंक ने नाम दिया रेडिएशन, और उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करते वक्त ईच पॉकेट में कितना एनर्जी भरा है, उन्होंने कहा ईच पॉकेट का एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब मोर फ्रीक्वेंसी मोर एनर्जी, लेस फ्रीक्वेंसी लेस एनर्जी। अब यहीं पर थोड़ा सा डाइफर हम लोग होते हैं कि भाई जब वेव थ्योरी की हम लोग बात करते हैं तो वेव का इंटेंसिटी यानी एनर्जी का मतलब होता है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। ये एनर्जी, अब इसी को हम लोग किसी इक्वलिटी में बदल दे तो लिखते हैं h इंटू न्यू, जहां h को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, यहां से आता है। अब अगर हम लोग ये माने कि किसी हॉट ऑब्जेक्ट से निकलने वाला जो एनर्जी है वो वेव के रूप में नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं है,
पॉकेट, 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 पॉकेट के रूप में निकल के जा रहा है। मतलब एक पॉकेट शूट हुआ, जा रहा है, दूसरा पॉकेट शूट हुआ, जा रहा है, तीसरा पॉकेट शूट हुआ, जा रहा है, चौथा पॉकेट शूट हुआ, जा रहा है। इस तरह से पॉकेट, पॉकेट के रूप में एनर्जी निकल के शूट आउट हो रहा है उस बॉडी से और ऐसे जा रहा है। तब तो इसका मतलब हम ये माने कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और मेरा बॉडी के ऊपर जो ट्यूब लाइट से लाइट निकल रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब से जो लाइट निकल रहा है, सोर्स से जो लाइट आ रहा है, हम मान कर चल सकते हैं अगर दिखाई पड़ता है वो छोटा-छोटा पार्टिकल तो ऐसा लगता कि बिलियन एंड बिलियन, बिलियन एंड बिलियन नहीं ट्रिलियन एंड ट्रिलियन छोटे-छोटे बुलेट्स जिसमें एनर्जी भरा हुआ है, हमारा बॉडी को आके क्या कर रहा है? हिट कर रहा है। लेकिन वो दिखता नहीं है, वो अलग की बात है। तो एक कॉन्सेप्ट आया फोटोन का, जिसको मैक्स प्लांक्स ने रेडिएशन कहा, उसी को अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटोन कहा। क्या कहा? इट इज पॉकेट ऑफ इट इज पॉकेट ऑफ एनर्जी। इट इज पॉकेट ऑफ एनर्जी। ये पॉकेट है और पॉकेट है इसका मतलब कंटिन्यूअस तो नहीं है। एक पॉकेट जा रहा है उसमें कुछ एनर्जी है, दूसरा पॉकेट जा रहा है उसमें भी कुछ एनर्जी है, तीसरा पॉकेट जा रहा है उसमें भी कुछ एनर्जी है, चौथा पॉकेट जा रहा है उसमें भी कुछ एनर्जी है। अब जहां तक सवाल है लाइट का कि लाइट को हम लोग फोटोन पिक्चर और वेव पिक्चर में क्या माने, तो वेव पिक्चर में हम लोग ये मानते हैं कि एनर्जी दैट इज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जबकि फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट में हम लोग मानकर चलेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट मीन्स more and more photons, more photons, more brightness, less photon, less brightness। मतलब नंबर ऑफ फोटोन को यहां पर हम लोग मान के चलेंगे वो इंटेंसिटी को सिग्निफाई करेगा। जबकि वेव पिक्चर में ये माना जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जितना ही ज्यादा है वेव का इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा है। ठीक है, अब सवाल ये है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितना, तो वही मैक्स प्लांक्स के कंसेप्ट पर कि ईच फोटोन में कितना एनर्जी होगा, ईच फोटोन में कितना एनर्जी होगा, तो ईच फोटोन हैज एनर्जी एच न्यू, जहां न्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी और एच को बोलते हैं प्लांक्स प्लांक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू 6.625 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। इसका नाम प्लांक्स कांस्टेंट है। और न्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तब तो ये फॉर्मूला हमारा ये कहता है जिस फोटोन का फ्रीक्वेंसी होगा ज्यादा उसका एनर्जी भी होगा ज्यादा, और जिसका फ्रीक्वेंसी होगा कम उसका एनर्जी होगा कम। मतलब फोटोन की एनर्जी कंप्लीटली डिपेंड करता है उसका फ्रीक्वेंसी पर, बाकी किसी पैरामीटर से उसका लेना देना नहीं है। इसी चीज को हम चाहें तो वेवलेंथ के टर्म में लिख सकते हैं, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। सिंस फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज c by lambda, c by lambda ये रिलेशन हमारे पास आता है स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू व्हाट, वेवलेंथ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग पढ़ा है कि टोटल 13 टाइप्स के कंपोनेंट है, सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग, सबका वेवलेंथ अलग अलग। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, लेकिन सभी का स्पीड सेम है। चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो गामा रे हो, चाहे वो अल्ट्रा वायलेट हो, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे रेडियो वेव हो,
चाहे विजिबल स्पेक्ट्रम हो, सभी लाइट का स्पीड वही होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एवमस्तु वेव पिक्चर ऑफ लाइट हो, चाहे पार्टिकल पिक्चर ऑफ लाइट हो, फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट हो, दोनों जगह लाइट का स्पीड सेम माना गया है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हमें नीट और जेईई मेंस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो आगे वाले जो हमारे पास में फार्मूला आएंगे, इक्वेशन आएंगे, निकालना होगा हमें, कभी काइनेटिक एनर्जी, कभी स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इतना बड़ा एच का वैल्यू रखें, सी का वैल्यू रखें, लेमडा का वैल्यू रखें, तब निकलेगा एनर्जी ऑफ फोटोन, बड़ा टाइम लग जाता है। या एच का वैल्यू फ्रीक्वेंसी दिया हो तो एच का वैल्यू रखें, न्यू का वैल्यू रखें, कैलकुलेशन में टाइम लगता है। जनरली जो जेईई मेंस और नीट में क्वेश्चंस आते हैं, वो इसके ऊपर नहीं बल्कि लेमडा ज्यादातर दिया रहता है। तो हम लोग इसको एक शॉर्टकट फार्मूला बनाते हैं कि अगर लाइट का वेवलेंथ दिया हो, फोटोन का वेवलेंथ दिया हो और फोटोन का एनर्जी हमें निकालनी हो, जनरली इस चैप्टर में ई का वैल्यू किस में दिया रहेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहेगा। ई का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहता है और लैम्डा का वैल्यू जनरली नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में दिया रहता है। अगर हमें नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और क्या, और एंगस्ट्रॉम को नैनो में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, चूंकि हमें पता है कि 1 नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, तो नैनो को अगर एंगस्ट्रॉम में बदलना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एंगस्ट्रॉम को अगर नैनो में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। हमें जरूरत क्या पड़ेगी इस चैप्टर में कि वेवलेंथ दिया हो नैनोमीटर में, वेवलेंथ दिया हो नैनोमीटर में और एनर्जी दिया हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसमें क्या रिलेशन है? या वेवलेंथ दिया हो नैनो में और एनर्जी की जरूरत है, शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे? या एनर्जी दिया हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और वेवलेंथ निकालना हो नैनोमीटर में, नैनो में ही निकाल लेंगे, बाद में जरूरत पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट करना तो कन्वर्ट कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो एच का वैल्यू रखेंगे हम 6.625 10 टू द पावर -19 जूल सेकेंड। सी का वैल्यू हम रखेंगे भाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और लेमडा नैनो में रखें, नैनो में रखेंगे तब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल जाएगा। नैनो में निकालना, नैनो में देना हो, ठीक है, नैनो में देना हो, दिया हो, नैनो में दिया हो जो देगा। तो अगर लेमडा को नैनोमीटर में गिवन हो, दिया हुआ हो, गिवन हो, दिया हुआ हो, तो हमें एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमें फॉर्मूला पुट करना होगा इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। बहुत टाइम लग जाएगा, 6.625 10 का पावर -34, सी का जगह 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई, ये दिया है नैनोमीटर में। तो लेमडा, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया होता 17 नैनोमीटर, तो आपको इसको क्या लिखना पड़ता? 17 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर ना, मतलब 17 तो 17 रह जाएगा, और नैनो को कन्वर्ट करना है तो इंटू करना पड़ेगा 10 के पावर -9। तो लेमडा अगर नैनो में दिया है तो आप इसको लिखना पड़ेगा 10 टू द पावर -9। अब ये एनर्जी जो है जूल में आ गया, एनर्जी जो है जूल में आ गया। लेकिन जो पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स, इसमें एनर्जी जनरली जूल में नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया रहता है। क्योंकि हम लोग एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक लेवल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन, इस लेवल की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे चीज की बात हो रही है, माइक्रो लेवल की बात हो रही है। तो यहाँ पर जूल नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट चलता है।
अब इसको अगर हमें कन्वर्ट करना हो, अगर हमें इसको कन्वर्ट करना हो किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हमें कन्वर्ट करना है 6.625 10 का पावर -34 3 into 10 के पावर 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा 10 to the पावर -9 और इसको हम डिवाइड कर दे कितना से? 1.6 into 10 का पावर -19 से, तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? लैम्डा रह जाएगा। इन सारी चीजों को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 1242 डिवाइड बाई लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब E इक्वल टू दिस मच। अब आज के बाद जब भी हमें वेवलेंथ दिया हो नैनोमीटर में और एनर्जी निकालना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1242 डिवाइड बाई लैम्डा कर दीजिए, शॉर्टकट में निकल जाएगा। हमें इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एच सी बाई लैम्डा, इसका वैल्यू पुट करो, इसका वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, उलझ के रह जाते हैं हम, टाइम ज़्यादा लगता है, ऊपर से गलती होने की चांस ज़्यादा होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर लैम्डा किस में दिया हो, नैनोमीटर में दिया हो, तो डायरेक्ट 1242 को डिवाइड कर दीजिए लैम्डा से, शॉर्टकट में एनर्जी निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इसका उल्टा कभी-कभी हमें ये जानना होता है कि इस फोटोन की एनर्जी इतनी है, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा? अगर इस फोटोन की एनर्जी इतनी है, तो इसका वेवलेंथ कितना होगा? तो शॉर्टकट में अगर हमें लैम्डा निकालना हो नैनोमीटर में ही, डायरेक्ट नैनो में निकाल लेंगे शॉर्टकट में। तो 1242 इसको यहां ट्रांसफर कर दो, इसको यहां ट्रांसफर कर दो, बाई व्हाट? ई आ जाएगा आराम से नैनोमीटर में, शॉर्टकट में आ गया हमारा नैनोमीटर में। ये तरीका होता है हमारा यहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन में फोटोन का एनर्जी निकालना, किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए फोटोन का एनर्जी निकालने की जरूरत हमें पड़ती है। अब उसके लिए चाहे हम लोग फॉर्मूला लगाएं एच न्यू चाहे एच सी बाई लेमडा, ज्यादातर समय में तो वेवलेंथ ही दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम समय में बहुत कम देता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि हमें ये पूछा गया ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ, ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर is incident on a metal plate. Find the energy of photon. Find the energy of photon. Right. अब देखिए यहाँ पर शॉर्टकट में अगर हम निकालेंगे, शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करें, शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करें तो हम लिखेंगे E इक्वल टू 1242 बाई लेमडा। 1242 बाई लेमडा मतलब वेवलेंथ यहाँ दिया है 500 नैनोमीटर, डाल दीजिए 500, ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, टाइम बच गया। अदरवाइज एच का वैल्यू पुट करो, सी का वैल्यू पुट करो, फिर लेमडा को कन्वर्ट करो मीटर में, फिर लास्ट में आएगा तो वही आंसर, टाइम हमारा ज़्यादा जाएगा, टाइम भी जाएगा, गलती होने का भी चांस होगा। शॉर्टकट में डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा भाई? 5 से काटिए 100 हो गया, हाँ 5 टू जा 10, 5 4 जा 24 20, 5 8 जा 40, 2 बच गया 0.4, यही हुआ हमारा आंसर। अब नीचे में डेसिमल है, पुट कीजिए 2.484 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शॉर्टकट में निकल गया ये हमारा
एनर्जी है फोटोन का। लेकिन वहीं हम लंबा वाला फ़ॉर्मूला का इस्तेमाल करते तो हमको टाइम 3-4 मिनट का समय लग जाता और उतना समय हमारे पास नहीं होता है, ठीक है? इसका उल्टा अगर कभी ये दिया हो, इसका उल्टा अगर हमारे पास ये दिया हो भई कि फाइंड wavelength of a photon having energy suppose 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस फोटोन का वेवलेंथ कितना होगा जिसका एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? कैसे निकालेंगे भाई? फिर शॉर्टकट हमारे पास है E इक्वल टू 1242 बाई लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू 1242 बाई E। अब एनर्जी दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वेवलेंथ डायरेक्ट निकल जाएगा नैनोमीटर में। डाल दीजिए 1242 बाई 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। सो ये निकल गया 414 नैनोमीटर। शॉर्टकट हमारा निकल गया। ये अप्रोच होना चाहिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है? अब यहां पर एक कंसेप्ट आता है, यहां पर आता है कि भाई हायर द वेवलेंथ लोअर विल बी एनर्जी, लोअर द वेवलेंथ हायर विल बी एनर्जी। जब मेटालिक प्लेट के ऊपर फोटोन गिरता है, फोटोन इलेक्ट्रॉन को हीट करता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। लेकिन अभी हमने बात किया कि किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकलने के लिए एक डेफिनिट अमाउंट की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर एनर्जी उतना से उतना नहीं मिल पा रहा है, एनर्जी इनसफिशिएंट है, कम पड़ रहा है, तो वहां से नहीं निकल पाएगा। अब यहां पर बात आती है, जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि ये रहा आपका मेटल, मेटल के अंदर एटम से मिलके बने हुए हैं, ठीक है? ये बात है, ठीक है। पहले हम उस इलेक्ट्रॉन की बात करें जो एकदम मेटल के सरफेस पर बैठे हुए हैं। ऊपर से लाइट आ रहा है, मतलब फोटोन आ रहा है, फोटोन में एनर्जी भरा हुआ है। ये फोटोन का जो एनर्जी है hc बाई लैम्डा, ये एनर्जी मिला इलेक्ट्रॉन को। अगर ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला तब तो इसको निकलना चाहिए, नहीं निकलेगा ये तब जब ये आया सप्लाई वाला एनर्जी कम से कम कितना हो, वर्क फंक्शन के बराबर हो। अगर इस मेटल का वर्क फंक्शन है ओमेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर जाने के लिए कम से कम कितना एनर्जी चाहिए, कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ओमेगा। दे कौन रहा है, फोटोन। इसका मतलब ये फोटोन का जो एनर्जी होना चाहिए एटलीस्ट ओमेगा के बराबर होना चाहिए। अगर फोटोन वाली एनर्जी ओमेगा से कम पड़ता है तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। तब तो इसका मतलब ये हुआ कि hc बाई लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा और इक्वल टू ओमेगा।
कम से कम इतना तो हो जाए कि निकल के भाग जाए। अब हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि अगर ये वेवलेंथ जितना ही होगा कम, एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा। वेवलेंथ बढ़ाते जाइए, फोटॉन का एनर्जी कम होते जाएगा। वेवलेंथ बढ़ाते जाइए, वेवलेंथ बढ़ाते जाइए, वेवलेंथ बढ़ाते जाइए, एनर्जी कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। एक पार्टिकुलर लिमिट पर जैसे वेवलेंथ हम बढ़ते, 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 बढ़ते यहाँ तक आए, यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। जैसे वेवलेंथ को थोड़ा और ज़्यादा किया, निकलना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ को थोड़ा ज़्यादा किया, फोटॉन की एनर्जी कम पड़ गई और फोटॉन की एनर्जी कम पड़ गई तो इलेक्ट्रॉन निकलना बंद किया। वह मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बंद हो जाता है, उस मैक्सिमम वेवलेंथ का नाम होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। उसका नाम होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्यों? अब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अगर है तो इसके नीचे वाला वेवलेंथ पर वेवलेंथ को कम कर दिया, एनर्जी ज्यादा हो जाएगा और एनर्जी ज्यादा होगा तो मार के निकाल ही देगा। लेकिन इसका ऊपर थोड़ा सा भी वेवलेंथ को बढ़ाया, वेवलेंथ थोड़ा भी ज्यादा हुआ, एनर्जी कम पड़ गया और एनर्जी कम पड़ गया तो निकलना ही बंद कर दिया। तो वह मैक्सिमम वेवलेंथ जहां तक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, मेटल से बाहर निकल सकता है, उस मैक्सिमम वेवलेंथ का नाम होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ lambda naught, it is the maximum wavelength, up to which photo emission takes place। मतलब इसके यहां तक तो होगा लेकिन इसके ऊपर नहीं होगा, तो उस वेवलेंथ का नाम होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब इसी जो रिलेशन हमको मिला, इसी को हम लोग बोल सकते हैं so if lambda naught be the threshold wavelength, then थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, इसका मतलब इस वेवलेंथ तक का फोटोन गिरेगा तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा। देन हमें कहना होगा कि hc by lambda naught should be equal to what? ओमेगा, इसके बराबर होना चाहिए। अब देखिए वेवलेंथ किसका कैरेक्टरिस्टिक है? रेडिएशन का। और ओमेगा किसका कैरेक्टरिस्टिक है? मेटल का। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि hc बाई लैम्डा नॉट उस मेटल का वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए तो उम्मीद किया जाएगा कि वहां पर इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देगा, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, मानेंगे ऐसा, राइट? अब यहां पर एक चीज और दिख रहा है कि जिसका वर्क फंक्शन होगा ज्यादा उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए कम। अब अगर हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है तो हम लिख सकते हैं hc बाई ओमेगा। जनरली इस लेवल में वर्क फंक्शन या कोई भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया रहता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 1242 बाई ओमेगा, जो भी दिया हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये निकल जाएगा नैनोमीटर में, शॉर्टकट में निकल जाएगा हमारा नैनोमीटर में। सो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वह मैक्सिमम वेवलेंथ है
जहां तक फोटोन को वो निकाल सकता है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के ऊपर रेडिएशन आ रहा है, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना बंद हो जाता है, अब उसके ऊपर नहीं होगा। एज फॉर एग्जाम्पल suppose work function of a metal, suppose work function of a metal 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सपोज, और क्वेश्चन ये है कि इस मेटल के ऊपर रेडिएशन आ रहा है, मतलब पॉकेट एनर्जी आ रहा है, पॉकेट एनर्जी आ रहा है। एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, जो पॉकेट किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरेगा, सारा एनर्जी उसी इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। अगर वो एनर्जी सफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। हम लोग ये मानकर चलते हैं कि फोटोन का साइज बहुत छोटा है, मतलब एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन को हिट नहीं करेगा, एक फोटोन अधिक से अधिक एक इलेक्ट्रॉन को ही हिट करेगा, और उस फोटोन में भरा वाला एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है या कम से कम उसके बराबर है, तो उसको हिट करके बाहर निकाल देगा, अदरवाइज बाहर नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन। ये कहानी बनती है। अब सवाल ये है कि यहां पर एक फोटोन गिरा, फोटोन आ रहा है, फोटोन ऑफ वेवलेंथ, फोटोन ऑफ वेवलेंथ सपोज दिया है 600 नैनोमीटर सपोज। अब आप हमें चेक करने के लिए देना है कि क्या ये जो फोटोन आ रहा है जिसका वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, ये जब इलेक्ट्रॉन को हीट करेगा तो इस फोटोन के वजह से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि फोटोन का जो एनर्जी है क्या वर्क फंक्शन से ज्यादा है या कम से कम उसके बराबर है कि नहीं है। अगर फोटोन का एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हुआ तब तो निकाल ही नहीं पाएगा। चेक करते हैं फोटोन का एनर्जी Hc बाई लेमडा 1242, और चूंकि यहां पर लेमडा दिया ही है, नैनोमीटर में डाल देते हैं 600, डायरेक्ट आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काट देते हैं 100, 6 2 जा 12, 0 6 7 जा 42, डेसिमल डाल दीजिए 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दिखा, फोटोन का जो एनर्जी है वो 2.07, जबकि इसका वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकलना है तो कम से कम कितना एनर्जी चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट मिल कितना रहा है 2.07, कम पड़ रहा है, इनसफिशिएंट है। मतलब इस फोटोन में इतनी औकात नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक नहीं होगा। दैट इज हम बोल सकते हैं देयरफॉर, ऐसे बोलेंगे सिंस Hc बाई लेमडा, Hc बाई लेमडा इज लेस देन वर्क फंक्शन, सो नो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, नो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक, इस तरह की चीज होगी। हाँ, ये बात हो सकता है कि अगर ये दिया हो कि भाई इस मेटल का वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैक्सिमम वेवलेंथ क्या हो ताकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करें, मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ क्या हो ताकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करें, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि इस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा, इस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा। तो हमारे पास फिर फॉर्मूला है Hc बाई ओमेगा, डाल सकते हैं
1242 बाई ओमेगा है 3, ये आया आपको नैनोमीटर। 3 से डिवाइड करें, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मतलब 440 नैनोमीटर। आप लोग देख रहे हैं कि ये मेटल के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना होगा? 414 नैनोमीटर, मतलब 414 नैनोमीटर तक का रेडिएशन आएगा, तब तक तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन जैसे वेवलेंथ 414 से ज्यादा पर आना शुरू कर दे, तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा, तो फोटोन का एनर्जी घट जाएगा, और इसीलिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना बंद कर देगा। सो 414 से कम वेवलेंथ पर एनर्जी ज्यादा होगा, और इसलिए यहां से निकलेगा। बट 414 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ पर एनर्जी कम पड़ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना वहां पर बंद